नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। 19 सितंबर 2021 को देख रहे हैं आप ये वीडियो और 19 तारीख को ही किया गया है शूट की रात्रि में और वीडियो देखेंगे सुबह 6 बजे के बाद। वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की तरफ से, जहां आपने भी यदि किया है अप्लाई पीएचडी के लिए 15 सितंबर थी जिसकी लास्ट डेट, उसको लेकर कुछ अपडेट आए हैं, उसकी करेंगे बातचीत। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पता चलेगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दोनों पेपरों का सिलेबस आपको मालूम चलेगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट भी आपको मालूम चलेगी, सीट भी आपको मालूम चलेगी। कुछ बातें आप पहले से जानते हैं, कुछ बातें नहीं जानते हैं। जो बातें पहले से जानते हैं उनको आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने अप्लाई किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में, जिसको शॉर्ट में यूओके बोलते हैं। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं सूचनाओं का दौर और फिर लेंगे कुछ आपके सवाल। 27 सितंबर 2021 को है आपकी प्रवेश परीक्षा, आप सभी जानते हैं। और जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूजीसी या फिर सीएसआईआर का नेट और जेआरएफ क्लियर हैं, उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इस बात को मैं पहले इसीलिए बता रहा हूं, कमेंट में आपका सवाल आएगा कि सर हम नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, क्या हमारा भी एडमिट कार्ड आएगा या हमको भी परीक्षा देनी है? तो पहले ही कह देता हूं कि आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। लेकिन यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, सिलेट क्वालिफाई हैं या एमफिल कर चुके हैं, इसके बावजूद भी यदि आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, इन सब के बावजूद भी यदि आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ही नहीं किसी भी विश्वविद्यालय का आपने यदि अप्लाई किया है और आप यूजीसी नेट जेआरएफ या गेट सेट पास हैं और यदि आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, तब आपको प्रवेश परीक्षा देनी ही होगी। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी एक नया चेंज किया, अभी 13 सितंबर को उसने बम फोड़ा। एनटीए तो रोज ही तांडव मचाए हुए है। तो यदि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में या फिर जेएनयू की प्रवेश परीक्षा जो कि आज से चालू है, यदि कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो नेट जेआरएफ गेट सेट सिलेट क्वालिफाई है, लेकिन इसके बावजूद यदि उनका एडमिट कार्ड आता है, तो अपनी बुद्धि के ज्यादा घोड़े मत दौड़ाइएगा। जो भी समझ है, जो भी जानते हैं, फौरन एडमिट कार्ड निकाल कर एंट्रेंस देने चले जाइएगा यदि एडमिट कार्ड आता है। ये विषय से हटकर बात थी, लेकिन एंट्रेंस से संबंधित थी। पुनः आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पर। 2.5 घंटे की आपकी होगी प्रवेश परीक्षा, 2.5 घंटे की होगी आपकी प्रवेश परीक्षा। अब यह तय नहीं है कि आपको लगभग 1.25 घंटा पहले पेपर में मिलेगा या 1.25 घंटा दूसरे पेपर में मिलेगा, या 1 घंटा मिलेगा पहले पेपर में या दूसरा 1.5 घंटा मिलेगा दूसरे पेपर। ये कहीं क्लियर नहीं है, लेकिन टोटल टाइमिंग आपका दिया गया है 2.5 घंटे का। ठीक, एक बात का और ध्यान रखिएगा, दोनों ही पेपरों में पेपर 1 पेपर 2 में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूंगा आपको, कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर, खासकर संस्कृत, हिंदी, इनके पेपर इनकी भाषा में, संस्कृत का पेपर संस्कृत में आएगा और हिंदी का पेपर हिंदी में आएगा। ठीक, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका पेपर इंग्लिश भाषा में आएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो पहला पेपर है, पेपर नंबर 1 है, उसको लेकर अभी क्लियर नहीं किया यूनिवर्सिटी ने कि पेपर 1 की भाषा हिंदी रहेगी या इंग्लिश रहेगी या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी, ये कहीं भी क्लियर नहीं है नोटिफिकेशन में भी, और वेबसाइट पर कुछ जो नया अपडेट आई है उसके अंदर भी ये सब बातें क्लियर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले पेपर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस की। उसके अलावा जो भी परीक्षाओं के लिए एंट्रेंस का सिलेबस है, खासकर मैं पेपरों का नाम बता दूंगा कि वेबसाइट पर आपको किस किस विषय का सिलेबस मिल जाएगा। लॉ का फिजिकल एजुकेशन मैनेजमेंट, और उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एबीएसटी, ईएएफएम, ये सब, ये एबीएसटी और ईएएफएम ये बिजनेस के ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक इकोनॉमिक्स का है, एक अकाउंटेंसी का है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी। पेपर 1 के सिलेबस की टोटल 5 यूनिट हैं, उसी को लेकर ये वीडियो बनाया गया प्रॉपर्ली, क्योंकि पेपर 1 सबके लिए टफ होता है और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है यही मालूम नहीं होता है। कई बार तो हम किसी यूनिट को बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और मालूम चलता है 1 या 2 ही क्वेश्चन आया है, कई बार ये होता है कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसीलिए क्या पढ़ना है इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, हम कहाँ थे? हम थे फिजिक्स, जियोलॉजी,
बॉटनी, केमिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री छूट गया था। सोशोलॉजी के बाद है इकोनॉमिक्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग और इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और म्यूजिक। इन सभी सब्जेक्ट का प्रवेश परीक्षाओं का सेकंड पेपर का सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की वेबसाइट पर मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की वेबसाइट का वो लिंक जहां ये सारे आपको एंट्रेंस का सिलेबस मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल का है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं पहले पेपर पर। पहले पेपर में 5 यूनिट को आप पहले नोट कर लीजिए कि करके हायर एजुकेशन सिस्टम एंड रिसर्च नीड्स। यूनिट का नाम है हायर एजुकेशन सिस्टम एंड रिसर्च नीड्स। इसके अंदर 6 यूनिट हैं अलग अलग। ठीक, अगला टॉपिक है उसको नोट कर लीजिए, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, इसके अंदर बड़ी लंबी चौड़ी है, 7 यूनिट दी है और सबसे ज्यादा लेंथी पोर्शन भी यही है। एक यूनिट और है इसमें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं आईसीटी। इसके अंदर 4 यूनिट अलग अलग है। एक पोर्शन और है डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर टोटल 5 यूनिट है, उसको देख लीजिएगा। और सबसे लास्ट में रिसर्च एप्टीट्यूड। याद रखिएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड अलग चीज होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड अलग होता है और एजुकेशनल एप्टीट्यूड अलग होता है। रिसर्च, टीचिंग एंड एजुकेशनल एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। और क्योंकि जो एजुकेशन के बच्चे हैं, याद रखिएगा, एजुकेशन वाले पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशनल एप्टीट्यूड पेपर सेकंड में कंपलसरी पूछा जाएगा, इंक्लूडिंग आईसीटी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इन 5 पॉइंट्स पर एक एक करके थोड़ा बात कर लेते हैं, एक मिनट के लिए, वीडियो 10 मिनट का ही जाएगा। ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम रिसर्च नीड्स में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, यूजी और पीजी के स्तर पर, रिसर्च के स्तर पर बहुत से चेंजेस हुए हैं, बहुत सी नई पॉलिसियां आई हैं, बहुत से नए नीति नियम बने हैं और खासकर स्किल डेवलपमेंट को लेकर बहुत से चेंजेस हुए हैं। ठीक है, कई नए वेबसाइट ओपन किए गए हैं, कई हायर एजुकेशन के पोर्टल स्टार्ट किए गए हैं, स्वयं जैसे, स्वयं प्रभा जैसे, ठीक है, और ई लर्निंग जैसे, ई पाठशाला जैसे। तो वह सारा एजुकेशन का, प्लानिंग का, पॉलिसी का, एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन इस वाले यूनिट में होगा, हायर एजुकेशन सिस्टम एंड रिसर्च नीड्स में। और ये क्वेश्चन सभी पेपरों में कॉमन होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा था पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। प्रकृति को लेकर क्या क्या सोचते हैं हम लोग, उसको लेकर किस प्रकार के क्या क्या नए सम्मेलन होते हैं, सोशो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, पोल्यूशन को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर, और प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना हम कैसे साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1896 हो, क्लाइमेट चेंज में क्या क्या इफेक्ट, इंपैक्ट एंड साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं, यह सारी जानकारी आपको इस वाले यूनिट में कवर करनी होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आईसीटी एंड गवर्नेंस को पढ़ना है आपको। डिजिटल इन हायर एजुकेशन, डिजिटल इन हायर, जो शिक्षा का डिजिटलाइजेशन हुआ है उसको लेकर आपको समझना होगा। उसके अलावा ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो कक्षाएं चल रही हैं पिछले 1.5 से 2 सालों से, उसको समझ लीजिएगा। इंटरनेट को समझ लीजिएगा, इंटरनेट की हिस्ट्री समझ लीजिएगा, बेसिक इंटरनेट का यूज समझ लीजिएगा, ईमेल, जीमेल, इसको समझ लीजिएगा। और जर्नल एब्रिविएशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी के संदर्भ में कुछ आपको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म यानी एब्रिविएशन, जैसे कि रैम को क्या बोलते हैं, रोम को क्या बोलते हैं, ठीक है, मेमोरी क्या होती है, यूएसबी क्या होती है, इन सब के फुल फॉर्म वगैरह देख लीजिएगा। और उसके बाद है अगला पॉइंट डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर आपसे क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव डेटा के बारे में पूछा जाएगा। क्या होता है नहीं पूछा जाएगा, आपको कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे इस वाली यूनिट के अंतर्गत, या फिर इससे संबंधित कुछ सवाल होंगे। सवाल का मतलब गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध से संबंधित कुछ आपसे सवाल किए जाएंगे। टेबल और चार्ट्स के बारे में होगा, क्योंकि जब हम डेटा को फीड करते हैं अपनी रिसर्च में, खासकर जो एजुकेशन के बच्चे हैं, सोशल वर्क के बच्चे हैं, स्टैटिक्स के बच्चे हैं, फील्ड वर्क के बच्चे हैं, सोशोलॉजी के बच्चे, जिसमें आपको इंटरव्यू की आवश्यकता पड़ती है, फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, कई लोगों के इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं, क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपको बहुत सा डेटा मिलता है। उस डेटा को आप अपनी रिसर्च में कैसे, कहां और कितना यूज करेंगे, किस
तरीके से यूज करेंगे उसके लिए कई प्रकार के आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। कई प्रकार के ग्राफ बनाते हैं आप लोग, कई प्रकार की चार्ट्स का यूज करते हैं, टेबल बनाते हैं। एच चार्ट होती है, पी चार्ट होती है, वी चार्ट होती है, हिस्टोग्राम होता है, बाई चार्ट होती है, ठीक है। तो इन सबको अपनी रिसर्च में कैसे कहाँ यूज करते हैं, यह सारी जानकारी आपको डीआई के अंतर्गत होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल और स्टैटिक्स वाला पोर्शन है डीआई वाला, और इसके साथ ही इंक्लूडिंग आईसीटी। तो डीआई और आईसीटी को साथ रखकर पढ़िएगा, समझिएगा, तभी काम आएगा। और ये दोनों ही पोर्शन यूजीसी और सीएसआईआर नेट के पहले पेपर में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लगभग 20 नंबर आप इस पॉइंट को कवर करके यूजीसी नेट और सीएसआईआर में प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट पे चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, रिसर्च एप्टीट्यूड। मैंने पहले ही कहा, पहले पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड पूछेगा आपसे, टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशनल एप्टीट्यूड नहीं पूछेगा पहले पेपर में। लेकिन एजुकेशन, सोशल वर्क और इकोनॉमिक्स के बच्चे, खासतौर पर प्लस अकाउंट्स के बच्चे भी ध्यान दें, आपके साथ साथ रिसर्च और टीचिंग दोनों ही प्रकार के एप्टीट्यूड पूछेगा सेकंड वाले पेपर में। डिटेल जानकारी अपने सिलेबस को देख लीजिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। रिसर्च एप्टीट्यूड पे आते हैं, क्या इसमें कर रखा है, रिसर्च एथिक्स। 2019 के बाद इंडिया में लगभग सभी यूनिवर्सिटी में इस पॉइंट को इंक्लूड किया गया है, एमफिल या पीएचडी में। 19 से पहले गिने चुने विश्वविद्यालयों में यह रिसर्च एथिक्स को पढ़ाया जाता था। जेएनयू हो गया, हैदराबाद हो गया, जादवपुर हो गया, पौंडीचेरी हो गया, वर्धा विश्वविद्यालय हो गया, मोतिहारी विश्वविद्यालय हो गया। तो कुछ ही गिने चुने इंस्टीट्यूट में रिसर्च एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता था इस बात का। लेकिन अब इस वाली यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में भी रिसर्च एथिक्स को लेकर आपसे सवाल किए जाएंगे। पहला पॉइंट होगा रिसर्च एप्टीट्यूड का। रिसर्च एप्टीट्यूड का दूसरा पॉइंट होगा एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। आईसीटी से संबंधित, आईसीटी के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन से ऐसे यूज करने वाली आपकी टेक्नोलॉजी हैं जिनका यूज आप रिसर्च को करने में करते हैं। जैसे कि नाम सुना होगा आपने एसपीएसएस का, आपने नाम सुना होगा एक्सेल का, आपने नाम सुना होगा एमएस वर्ड का। ये सभी सॉफ्टवेयर हैं जिनका प्रयोग हम अपनी रिसर्च को करने में करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर का रिसर्च टाइप करने में, कुछ सॉफ्टवेयर का डेटा को मल्टीप्लाई एनालाइज करने में, डेटा को फीड करने में, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला इसमें टॉपिक है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट स्टाइल एंड रेफरेंसिंग। इसका मतलब है कि आप अपनी रिसर्च को यदि लिखने के बाद कहीं पब्लिश करवाते हैं, पहली चीज, या फिर आपने कभी कोई रिसर्च पेपर या आर्टिकल लिखा है या पढ़ा है, उन दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों में बिटवीन दी लाइन क्या क्या थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, उसकी बारीकियों को आपकी समझ है कि नहीं। क्योंकि डेट एंड टाइम आर्टिकल में भी लिखते हैं, डेट एंड टाइम हम रिसर्च में भी लिखते हैं, रेजिटेशन में भी लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी हम रिसर्च पेपर में भी लिखते हैं और थीसिस में भी लिखते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क होता है उसके अंदर। ये फर्क के बारे में, इस डिफरेंशन के बारे में आपसे इस वाले यूनिट में पूछा जाएगा। स्टेप ऑफ द रिसर्च, रिसर्च करने के क्या क्या पैरामीटर्स, क्या क्या चरण होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा मेथड ऑफ रिसर्च, ये मेथोलॉजी नहीं, मेथड पूछ रहा है, और मेथड में भी 6 नाम आपको दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। यानी कि आपसे प्रायोगिक रिसर्च पूछ रहा है, व्याख्यात्मक रिसर्च पूछ रहा है, ऐतिहासिक रिसर्च पूछ रहा है, मात्रात्मक पूछ रहा है, गुणात्मक पूछ रहा है। ये रिसर्च के इसने मेथड दिए हैं अलग अलग, तो इन पांचों को देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक्शन रिसर्च होता है, कंपैरेटिव रिसर्च होता है, ठीक है, लाइब्रेरियन रिसर्च होता है और डिफेंस, इन सबको छोड़ के इन पांचों को पढ़िएगा। लास्ट पॉइंट रिसर्च एप्टीट्यूड का है, रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, रिसर्च कितने टाइप का होता है, रिसर्च के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव और इसके साथ साथ रिसर्च करने की अप्रोच क्या होती है, जिसको दूसरे फॉर्म में हाइपोथेसिस या हाइपो बोल देते हैं। तो ये सारा इस वीडियो में मैंने इस पहले पेपर पे इसलिए फोकस किया क्योंकि पहला पेपर ही सभी को डिस्क्वालीफाई और आगे के लिए क्वालिफाई कर, क्योंकि अपने सब्जेक्ट को तो हम पढ़ लेते हैं, अपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है हमको समझ है, हमने यूजी करा है, पीजी करा है, हम अच्छे से जानते हैं, कईयों का नेट जेआरएफ भी होगा। लेकिन पहले पेपर सबकी समस्या होती है, क्योंकि पहला पेपर आपको सिविल के लिए भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है ना 11 तारीख को, और रीट का भी एग्जाम है, आरपीएससी भी है, और पहला पेपर आपको यूजीसी और सीएसआर के लिए पढ़ना पड़ता है, पहला पेपर आपको गेट के लिए पढ़ना पड़ता है। लेकिन
पीएचडी में पहले पेपर में क्या पढ़ें क्या छोड़ें उसी को समझाने बताने के लिए इस वीडियो को मैंने लेंथी बनाया है और सारे सब्जेक्ट का सिलेबस इंक्लूडिंग पेपर 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे दिया गया है। किसी चीज को समझने में या डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, और कुछ पर्सनली जानना चाहते हो तो अपना फोन नंबर ईमेल आईडी दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कोई मेरे से सवाल हो, आपकी कोई सलाह हो, कोई मेरे लिए सुझाव हो तो भेज दीजिएगा। वीडियो को लाइक डिसलाइक शेयर जो करना है आप अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार कीजिएगा। मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और विश्वविद्यालय के अपडेट के साथ। और आज वैसे 20 सितंबर है और आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस कहें या फिर लाइव क्लासेस कहें मैं लेने वाला हूं सुबह 4 बजे से, यानी कि 21 सितंबर सुबह 4 बजे रहिएगा तैयार लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए। किस विषय पर चाहते हैं लाइव सेशन, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो पहली क्लास उसी पे लेंगे सुबह 4 बजे 21 सितंबर रहिएगा तैयार। सूचना आपको यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी, आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा। अपनों का ध्यान रखिएगा। आपने अपने जीवन का 16 मिनट मुझे दिया, उसके लिए तहे दिल से आपको सलाम है, आदाब है, शुक्रिया है। अपना ध्यान रखिएगा, संविधान का अध्ययन कीजिएगा। वैसे तो अध्ययन करते ही हैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। परिस्थितियां आप संविधान प्रतिकूल हो गई, अनुकूल नहीं प्रतिकूल हो गई हैं, इसीलिए मैंने संविधान शब्द का जिक्र किया। उसको पढ़िएगा, रिसर्च पढ़िएगा, तरक्की कीजिएगा। समस्या आए तो जानकारों से पूछ लीजिएगा। पूछने के पैसे नहीं लगते हैं, फीस लेते होंगे लेकिन कुछ लोग बिना फीस के भी काम कर देते, जैसे कि आप और मेरे जैसे कुछ यूट्यूबर। धन्यवाद।